हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? एम आई ऑडिबल? इज इट ओके? आ जाओ जल्दी से। गुड इवनिंग। कैसे हो? कैसे रहा आपका दिन? कैसे रहा आपका दिन? कैसे रहे आपके बाकी क्लासेस? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इज माई वॉइस ओके? एम आई ऑडिबल? हाय दिया, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसा रहा आपका दिन? कैसे रहे आपके क्लासेस? कल मैंने जो भी पढ़ाया और मैंने बोला था थोड़ा गूगल करो, देखो क्या होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन कब पास होता है। गूगल करके देखो कौन से कंपनी ने किसको एक्वायर किया, कितने शेयर्स एक्वायर किया, किस किसने जेन्युइनली किया। छोटा सा होमवर्क दिया था कल मैंने, और वो भी कुछ नहीं, बस गूगल करना था आपको कुछ चीजें। किस किसने जेन्युइनली किया बताओगे मुझे? किस किसने एक्चुअल में कल गूगल करके देखा कि फ्लिपकार्ट कैसे एक्वायर हुआ था, या फेसबुक ने कितने इन्वेस्ट किए थे जियो में? पढ़ा उस न्यूज के बारे में कुछ? बताओ जल्दी से। आई होप सब पढ़ के आए हैं ये चीज, और जितना मैं होमवर्क बोलती हूँ आप थोड़ा सा तो भी उसको थोड़ा सीरियसली लेके करते हो, है ना? चलो, अभी तक हमने जो भी पढ़ा ना पहले उसको रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लेक्चर 1 में मैंने आपको क्या क्या बताया था? तो लेक्चर 1 में हमने चीजें पढ़ी थी कि लॉ कैसे आया, बिल कैसे पास होता है, बिल पार्लियामेंट से, फिर प्रेसिडेंट, और फिर ऑफिशियल गैजेट से एक नोटिफिकेशन जाता है जहां से पब्लिक को पता चल जाता है कि ये बिल पास हो गया, एक्ट आ गया, राइट। उसके बाद मैम आपने हमें बताया था लॉ और एक्ट का डिफरेंस क्या होता है। तो लॉ में क्या क्या आता है? लॉ में रूल्स आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं, और एक्ट होता है, और एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ। तो मैंने रूल्स कैसे होते हैं वो भी बताया। जब भी हम लॉ में पढ़ेंगे एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब होगा कि वो रूल्स में लिखा है, और रूल्स की पावर किसके पास होती है? तो रूल्स की पावर होती है मैम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। यस और नो? जल्दी से, जब भी मैं पहले जो चीजें पढ़ाई है और वो मैं रिवाइज करूँ ना, तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर माई क्वेश्चंस। अभी आप मेरे सामने नहीं हो, बट एटलीस्ट आप चैट में टाइप करके मुझे आंसर दे सकते हो, जिससे पता चलता है कि चलो आपका ध्यान है और प्रीवियस क्लास में से आप कुछ भूले नहीं हो, राइट? ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था स्पेशल रिजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, बोर्ड रिजोल्यूशन के बारे में कल के क्लास में। मैंने आपको डिफरेंस समझाया था कि क्या डिफरेंस होता है। जैसे शेयर होल्डर्स क्या होता है? तो शेयर होल्डर्स ये शेयर्स होल्ड करते हैं कंपनी में, किसी कंपनी में शेयर्स होल्ड करते हैं, जिसको हम लाइक ओनर्स कह सकते हैं कंपनी के, राइट? दे आर लाइक ओनर्स, दे आर नॉट द एक्चुअल ओनर्स, बट वी कैन से दे आर लाइक ओनर्स ऑफ द कंपनी। देन हु आर डायरेक्टर्स? जो डे टू डे ट्रांजेक्शन होते हैं कंपनी में, डे टू डे डिसीजन मेकिंग करना होता है, वो डिसीजन मेकिंग करने का काम डायरेक्टर्स करते हैं। डेली जो छोटे छोटे डिसीजन होते हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेता है? तो शेयर होल्डर्स लेते हैं। अभी मुझे बताओ, अगर मीटिंग में सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेके कोई डिसीजन हो सकता है, कोई छोटा डिसीजन है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में ले लेंगे, तो उस रिजोल्यूशन को हम क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, है ना? अच्छा, ऑर्डिनरी नहीं, उसको क्या कहेंगे? बोर्ड रिजोल्यूशन। हाँ, मैं देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ आप लोगों का ध्यान है क्या। तो जब भी डायरेक्टर्स कोई रिजोल्यूशन पास करेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? बोर्ड रिजोल्यूशन। अच्छा, मुझे बताओ ये कैसे पास होता है? क्या यहाँ पे कितने % वोट लगते हैं? मैम ये तो सिंपल मेजोरिटी पे पास होता है। मतलब अगर मैम 10 डायरेक्टर्स है और 6 लोगों ने बोल दिया हाँ, तो फिर डिसीजन पास हो जाएगा। तो सिंपल मेजोरिटी पे पास होता है, राइट? अच्छा, तो अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है जहां पे शेयर होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है, कोई बड़ी बात है, कोई दो कंपनीज का मर्जर हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो हमारे पास दो टाइप्स है, ऑर्डिनरी और स्पेशल। मैम बट आपने ये तो नहीं बताया कल कि ऑर्डिनरी कब लगता है और स्पेशल कब लगता है। यही तो आपका कंपनीज एक्ट है। हमें हर सेक्शन में देखने को मिलेगा
कि इस सेक्शन के लिए, इस डिसीजन के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है, इस सेक्शन के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है। तो ये बात कोई एक लेक्चर वाली बात नहीं है, ये तो हमें पूरा, जो हम पूरे क्लासेस पढ़ रहे हैं, पूरा लॉ पढ़ रहे हैं, उसमें हमें धीरे धीरे ये चीज पढ़नी है कि ऑर्डिनरी कब लगता है और स्पेशल कब लगता है। ठीक है, तो चलो मुझे बताओ, अगर कोई डिसीजन है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मान लो कि हमें कोई क्या बोल सकते हैं कि हमें कोई नया प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट करना है कंपनी में, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हम लोग कर रहे हैं, इस बार हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन अगर पास हो रहा है तो कैसे होगा? सिंपल मेजोरिटी से होगा। अगेन 51% मैंने बताया था सिंपल मेजोरिटी से। और वही अगर मान लो कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन है, जैसे मैंने बोला 2 कंपनीज जो साथ में आ रही है, अमालगमेट हो रही है या मर्जर हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? मैम ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो सिर्फ 51% से काम नहीं बनेगा, हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा लोगों का हमें हाँ चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने एग्री करना चाहिए उस डिसीजन के लिए, और उस केस में हम लोग 75% करेंगे। राइट, आर यू ऑल विथ मी? चलो, कल हमने इसको अच्छे से लिखा नहीं था ना? क्या हमने हमारे नोट्स में इसको अच्छे से लिखा था? नहीं लिखा था, राइट? चलो एक बार लिख लेंगे इसको, आ जाओ। यहां पे लिखना फॉर डे टू डे डिसीजन मेकिंग बोर्ड रेजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। और यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखेंगे मैम इंपॉर्टेंट डिसीजन, जिसमें 2 टाइप्स है। इंपॉर्टेंट डिसीजन में 2 टाइप है, एक है ऑर्डिनरी और दूसरा है स्पेशल। ठीक है, ऑर्डिनरी में वापस सिंपल मेजोरिटी होता है, राइट? यस, सिंपल मेजोरिटी मतलब कितना? 51%। और यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी नहीं चलेगा, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी लगेगा, राइट? तो वी कैन से स्पेशल मेजोरिटी, जो कि हो जाएगा 75%। तो मैं चाहती हूं आप ऐसा एक चार्ट आपके बुक में बना दो, जल्दी से बनाओ एंड वी कैन गो अहेड। ऐसा एक चार्ट आपके बुक में बना दो, और फिर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे आज, जो मैंने आपको बताया था। मैम कैसे राइटिंग में क्वेश्चन करेंगे? अभी तक राइटिंग में नहीं करेंगे, आपको बस बताना है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगा या स्पेशल पास होगा। अगर स्पेशल पास होगा तो क्या पॉसिबल है पास होना, ये आपको बस आंसर करना है। राइटिंग में इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है कि लॉ में आंसर्स कैसे लिखने होते हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस कैसे लिखना है, फिर प्रोविजन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है। तो एक बार हम लोग हमारी रेगुलर बैच स्टार्ट करें तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आंसर्स कैसे लिखना है, और फिर हम लोग राइटिंग में आंसर्स लिखना स्टार्ट करेंगे। तो अभी बस आपको एमसीक्यू टाइप का आंसर करना है। ऑलराइट, मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ स्क्रीन पे। आई होप ये आपने सबने लिख लिया। तो अभी मैं क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ, लिख लिया ना? गुड। सो मीटिंग मीटिंग अटेंडेड बाय 50,000 शेयर होल्डर्स, नॉट शेयर थोड़ी ना मीटिंग अटेंड करेंगे मैम, क्या बात करते हैं। मीटिंग अटेंडेड बाय 50,000 शेयर होल्डर्स। यहाँ पे ऊपर और एक लाइन लिखना था मुझे, 1 सेकेंड, जो अभी तो नहीं दिखेगा, चलो कोई बात नहीं, छोटा क्वेश्चन देते हैं। 10,000 वोटेड इन फेवर लिखते हैं। Are you able to see this? 10,000 voted in favor and 10,000 voted in favor, ठीक है, and
2000 voted against the decision. मैं डिसीजन को छोटा लिख देती हूँ, डिसीजन. नाउ टेल मी स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा या नहीं होगा. चलो आपको ये करना है. कैन यू सी हैंडराइटिंग समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताना, कुछ नहीं समझा तो ठीक है. मीटिंग अटेंडेड बाय 50,000 शेयर होल्डर्स, 10,000 voted in favor and 2,000 voted against the decision. So tell me, can we pass the special resolution here or no? I'm giving you time. मुझे जल्दी से बताओ क्या स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पे पास हो सकता है या नहीं हो सकता है. I'm gonna wait for you. Can we pass special resolution or no? कैसे करोगे? स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए कितना जरूरी होता है? 75%. बट 75% में कैसे करूं? कैसे करूं? बताओ बताओ बताओ. ओके, सो दिया इज सेइंग स्पेशल रेजोल्यूशन कांट बी पास एंड नानी संचा इज सेइंग स्पेशल रेजोल्यूशन कैन बी पास. तो चलो यहीं पर मुझे दो आंसर्स अलग अलग आ गए. जो लोग बाकी देख रहे हैं प्लीज आंसर करो कि पास कर सकते या नहीं कर सकते. अभी देखो आपने यहाँ पे एक ने गलत आंसर किया. मतलब देखो इतना सिंपल होके भी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको आ नहीं रहा है, बट आपने तरीका गलत पढ़ा है. यू नो कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको ये नहीं पता है. आपको लगता है कि आपने फाउंडेशन में कर लिया, बट एक गलत कैलकुलेशन का तरीका आपने पढ़ा जिससे आपसे मिस्टेक्स होती है. तो अभी हाँ दुर्गेश, मैं हैंड रिटन ही कराने वाली हूँ सब कुछ, डोंट वरी. तो चलो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना होता है. ठीक है, अभी देखो सब लोगों का ध्यान यहाँ पे. मैंने कितने बोला? मीटिंग कितने लोगों ने अटेंड की थी? 50,000 लोगों ने. क्या इससे मुझे कोई लेना देना है? नहीं मैम, उससे कोई लेना देना नहीं है. जितने लोग वोट करते हैं वही हमारे लिए रेलेवेंट है. ये सुनो. ओके, तो मैम आपने कहा कि 10,000 लोगों ने फेवर में वोट किया था, है ना? 10,000 ने फेवर में वोट किया था और अगेंस्ट कितने लोगों ने किया था? 2,000. क्या 2,000 अगेंस्ट में थे और फेवर में 10,000 थे? 50,000 लोगों ने अटेंड की मीटिंग. इससे हमें कोई लेना देना है क्या? कोई लेना देना नहीं है. हमें कौन से लोगों से लेना देना है? जिन्होंने मीटिंग में आके वोट किया, जिन्होंने मीटिंग में आके वोट किया. ठीक है, अभी देखो स्पेशल रिजोल्यूशन को कैलकुलेट कैसे करना होता है. अगर ये ऑर्डिनरी होता था तो कोई बात नहीं, हम लोग सिंपल मेजोरिटी पे जाते थे. ऑर्डिनरी होता था तो सिंपल मेजोरिटी पे जाते थे. बट ये स्पेशल रिजोल्यूशन है तो देखो ये जो अगेंस्ट है ना, अगेंस्ट का आपको 3 टाइम्स करना है. मतलब इतने 2,000 अगर अगेंस्ट के वोट्स है तो 2,000 के 3 टाइम्स वोट ये फेवर में आने चाहिए थे. इसी से क्या हो जाएगा? 75% वोट्स ये फेवर में रहेंगे. कैलकुलेशन कैसे करोगे? अगर मुझे देखना है क्या 75% वोट्स मुझे फेवर में मिले हैं या नहीं, ये मैं कैसे करूंगी? अगेंस्ट के 3 टाइम्स वोट ये मुझे फेवर में मिलने चाहिए. अभी 2,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? बोलो ना, कितना हो जाएगा? 2,000 इंटू 3. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर. क्या 3 टाइम्स से ज्यादा है ये 10,000? यस मैम, ज्यादा ही है ना. कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? बताओ बताओ. सब लोग यहाँ पे प्रवचन सुनने आए हैं क्या? इतना सिंपल कैलकुलेशन अगर आप नहीं बता रहे हो मुझे तो यहाँ पे मेरे लेक्चर में कोई भी ये प्रवचन नहीं सुनेगा. यू हैव टू आंसर, यू हैव टू रिवाइज विथ मी. जो भी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपको तुरंत आंसर करना है. बोलो. यस, तो यहाँ पे एटलीस्ट उतने वोट्स हमें किसमें मिलने चाहिए थे? फेवर में मिलने चाहिए थे. ठीक है, सो 3 टाइम्स से ज्यादा वोट्स हमें फेवर में मिलने चाहिए थे अगेंस्ट से. और इसका मतलब हो जाएगा कि हम स्पेशल रिजोल्यूशन पास
कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मैं स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर सकती हूँ? यस, स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। शुड बी 3 टाइम्स ऑफ वोटेड इन फेवर, सो वी कैन पास द स्पेशल रिजोल्यूशन। मैम आपने अभी जो भी बताया क्या हमको अच्छे से वर्ड्स में लिख के दे दोगे कि ये कैलकुलेशन कैसे करना है? चलो हम लोग पहले अच्छे से उसको थ्योरी में लिखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है, मैं 2 टाइप का चार्ट बना रही हूँ, एक है ऑर्डिनरी और एक है स्पेशल। ये कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे लिखो टू पास an ordinary resolution, votes casted in favor should be more than votes casted against the resolution, ठीक है। टू पास एन ऑर्डिनरी resolution, votes casted in favor should be more than votes casted against the resolution। ये किसके लिए? ऑर्डिनरी के लिए। तो आपको थ्योरी में ऐसे लिखना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास होगा? जब फेवर के वोट्स ये कास्टेड से ज्यादा है, मतलब एक भी वोट अगर ज्यादा है, मान लो अगेंस्ट में कितने वोट्स है? 4 वोट्स है, ठीक है, चलो 5 वोट्स है, अगेंस्ट में 5 वोट्स है और फेवर में 6 वोट्स है, तो भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, क्योंकि हम सिंपल मेजोरिटी पे जाते हैं। तो एक भी वोट अगर फेवर में ज्यादा है तो भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है, क्योंकि हम मेजोरिटी पे जाते हैं। तो इसी का मतलब क्या हो गया लीगल लैंग्वेज में? वोट्स कास्टेड इन फेवर शुड बी मोर देन वोट्स कास्टेड अगेंस्ट, ठीक है। यहां तक क्लियर है? क्या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्लियर है? अच्छा मैम, स्पेशल में हम लोग क्या लिखेंगे? तो स्पेशल में आपको लिखना है टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन, votes casted in favor should be 3 times of votes casted अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। तो ये लिख लो, जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो क्या होना चाहिए? आर यू एबल टू सी इट? जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है तो क्या देखना है आपको कि अगेंस्ट में जितने वोट्स है क्या उसके 3 टाइम्स फेवर में मिले हैं क्या उसके 3 टाइम्स हमें फेवर में मिले हैं क्या? अगर 3 टाइम्स से ज्यादा मिले हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, अगर 3 टाइम्स से कम मिले हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। तो आपको 3 टाइम्स करना है, किसके? अगेंस्ट के। ये सबसे सिंपल तरीका है वो कैलकुलेशंस को सब मिस करके सीधा आंसर लाने का। सबसे इजी तरीका मैंने आपको बताया है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आईसीआई कितना भी इररिलेवेंट डेटा देगा कि मीटिंग इतने लोगों ने अटेंड की, इतने लोगों ने वोट किया, टोटल शेयर होल्डर्स इतने थे, इतने अगेंस्ट में थे, इतने फेवर में थे, कोई आपको सिर्फ अगेंस्ट और फेवर देखना है और तुरंत कैलकुलेट करना है। आप कभी भी गलती नहीं करोगे अगर आप ये तरीका फॉलो करोगे तो। ऑलराइट, चलो, अंडरस्टूड? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? बोलो बोलो बोलो, समझा क्या आपको? क्लियर? तो कैसे कैलकुलेट करोगे? अगेंस्ट में जितने वोट्स आए हैं उससे ज्यादा हमें 3 टाइम्स से ज्यादा हमको फेवर में वोट्स चाहिए। यस और नो? है ना? यस, परफेक्ट। चलो आ जाओ, अभी हम लोग पढ़ेंगे। चलो अभी ना कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपसे पहले करती हूँ, पढ़ाई रिलेटेड ही कोई और
स्टोरी आज मैं नहीं बताने वाली हूँ, आज हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो आज और इस पे 1-2 क्वेश्चंस मैं आपसे कराऊंगी जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आए, बट थोड़ा सा बाद में, शायद कल परसों या फिर आज क्लास से पहले एक क्वेश्चन करेंगे ऐसा ही, ठीक है। उसके पहले मुझे बोलो, आपको पता है कि कंपनी का प्रमोटर कौन होता है? डू यू नो कंपनी का प्रमोटर कौन होता है? कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे फाउंडेशन में अगर आपने पढ़ा है तो कंपनी का प्रमोटर कौन होता है? और नहीं, मुझे लॉ की डेफिनेशन नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तक हमने कंपनीज एक्ट पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया है। हम लोग बेसिक्स पढ़ रहे हैं, जो कंपनीज एक्ट पढ़ने के लिए जरूरी रहने वाले हैं कि आपके बेसिक्स सबको पता है। अभी तो हमें स्टार्ट करना है, तो उसके पहले मुझे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो, एक नॉर्मल इंसान की तरह, कि प्रमोटर कौन होता है कंपनी का। डेफिनेशन नहीं चाहिए, कंपनीज एक्ट के वर्ड्स नहीं चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में हु इज प्रमोटर, हु इज प्रमोटर बोलो ना। सिग्नेचर ऑन एमओए नहीं यार, क्या बात कर रहे हो दुर्गेश, समझा नहीं मुझे। प्रमोटर मतलब वो इंसान है जिसने इस बिजनेस का आइडिया दिया, जिसने इस बिजनेस का आइडिया लेके इस बिजनेस को खड़ा किया। प्रमोटर चेंज भी होता है बाद में, बट वो सब कंपनीज एक्ट के हिसाब से हम बाद में पढ़ेंगे। बट लेमन लैंग्वेज में एक नॉर्मल इंसान को समझने के लिए प्रमोटर कौन होता है? जिसने इस बिजनेस का आइडिया लाया और जिसने इस बिजनेस को खड़ा किया। जैसे मान लो कि हमारे मुकेश अंबानी है ना, तो ये हो गया कंपनी के प्रमोटर्स, जिन्होंने भी बिजनेस स्टार्ट किया वो हो जाते हैं कंपनी के प्रमोटर, ठीक है। इनकॉर्पोरेट सेट या इनकॉर्पोरेट से ज्यादा हम बोल सकते हैं, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। सो इंस्टेड ऑफ इनकॉर्पोरेशन वी कैन से हु कंसीव्स द आइडिया ऑफ द बिजनेस, दैट पर्सन इज प्रमोटर। ऑलराइट, तो अभी मुझे बोलो कि अगर जैसे मुकेश अंबानी या फिर कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज के जो भी ये प्रमोटर्स है जिन्होंने इस बिजनेस का आइडिया लाया, उनके हाथ में क्या कंपनीज एक्ट ने कोई भी पावर्स नहीं दिए हैं? मतलब हमने अभी देखा कि जो डे टू डे ट्रांजैक्शंस है वो कौन करता है? डायरेक्टर करता है। तो वहां पे बोर्ड रिजोल्यूशन पास होता है। फिर यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए क्या होता है? शेयर होल्डर्स होते हैं, फिर शेयर होल्डर्स पास करते हैं। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के लिए भी शेयर होल्डर्स है। तो क्या मैम इस प्रमोटर के हाथ में कोई भी पावर्स नहीं दिए है? मतलब कंपनी इनकी, आइडिया इनकी, कंपनी को जो खड़ा करना है, उसका जो बिजनेस आइडिया है वो इन्होंने लाया और इनके हाथ में कोई भी पावर्स नहीं। ऐसे कैसे चलेगा भाई? क्या आपने अभी तक सुना कि कोई रिजोल्यूशन होता है जो प्रमोटर्स से पास होता है? कोई ऐसा पीआर प्रमोटर्स रिजोल्यूशन, ऐसा कुछ मैंने आपको पढ़ाया या आपने कभी सुना? नहीं, ऐसा तो नहीं सुना। हमने 3 ही टाइप के रेजोल्यूशन सुने, बोर्ड, ऑर्डिनरी और स्पेशल। फिर क्या ये प्रमोटर्स बस ऐसे ही छोड़ दिया उनको? नहीं। बताओगे मुझे इसका आंसर? कोई मुझे बताएगा कि ये जो प्रमोटर्स होते हैं उनके हाथ में भी एक्चुअली डिसीजन मेकिंग होता है? कैसे? कोई बता सकता है? ये जो हमारे प्रैक्टिकली हम जो बोलते हैं ना कि डिसीजन मेकिंग तो एक्चुअल में उनके ही हाथ में होता है, कैसे होता है? क्योंकि वैसे तो कंपनीज एक्ट ने प्रमोटर्स को कोई पावर्स नहीं दिया है, फिर कैसे होता है? क्योंकि ये जो प्रमोटर्स होता है ना, ये हमेशा कंपनी में काफी ज्यादा स्टेक खुद का रखते हैं। जैसे मान लो ये एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है? देखो दुर्गेश एमबीए चाय वाला, वैसे सीए चाय वाला, ठीक है। मान लो आप दुर्गेश, आप सीए चाय वाला हो। डोंट फील बैड, चाय वाला आजकल बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं, है ना। बाकी जॉब करके क्या करेंगे? तो आप सीए चाय वाला बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाय वाला, और हर जगह पे आपने आपके आउटलेट्स खोल दिए। मान लो आपकी एक कंपनी है और ये आपकी कंपनी है, ये आपकी कंपनी है। आप तो मैम हमेशा बिल्डिंग बनाते थे, ये आपने अंडा क्यों बना दिया? कोई बात नहीं, देखो अभी, ठीक है। ये आपकी कंपनी है, सीए चाय वाला, दुर्गेश इस कंपनी को ओन करता है। अभी दुर्गेश अगर इस कंपनी को ओन करता है तो दुर्गेश क्या सारी शेयर दूसरों को दे देगा? क्या सारे के सारे शेयर कैपिटल लेगा और बांट देगा? नहीं। दुर्गेश को पता है सारी पावर कंपनीज एक्ट ने किसको दी है? शेयर होल्डर्स को दी है, और कुछ पावर ये डायरेक्टर्स को दी है। अगर दुर्गेश ने सारे शेयर बांट दिए तो दुर्गेश के हाथ में कोई पावर्स नहीं बचेगी। दुर्गेश को पता है, इसलिए दुर्गेश क्या करेगा? तो दुर्गेश मान लो 51% स्टेक ये खुद के पास रखेगा। मान लो 51% शेयर्स ये दुर्गेश के पास रहेंगे। क्यों?
क्योंकि अगर दुर्गेश 51% यानी इतना बड़ा शेयर होल्डर बन जाता है तो अपने आप जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होता है, तो सबसे ज्यादा जो डिसीजन मेकिंग का पावर है अपने आप दुर्गेश के पास चला जाएगा ना। भले वो कंपनी का प्रमोटर है, भले कंपनीज एक्ट ने उसको कोई पावर्स नहीं दिए, बट उसको पता है कि उसको क्या करना है। और इसीलिए आप कोई भी कंपनी, आज आपको और एक होमवर्क है, आप गूगल पे जाके कोई भी कंपनी देख लो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है और उसका मेजर शेयर होल्डर्स, मेजर शेयर किसके पास है, सर्च कर लेना, ठीक है। आपको होमवर्क है, जो भी हमारे इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज है आपको सर्च करना है कि मेजर शेयर उसके किसके पास है। तो आप देखोगे जो कंपनी का मेन एक्चुअल में जो ओनर होता है, प्रमोटर होता है, उन्होंने अपने पास मेजर स्टेक्स रखे होते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग ये उन्हीं के हाथ में रहे, किसी और के हाथ में ना चला जाए। देखोगे आपको कुछ दिनों बाद में वो एनडीटीवी और इलॉन मस्क, टेस्ला का भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताऊंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बट आज तुरंत नहीं बताऊंगी। थोड़ा सा कंपनीज एक्ट हम स्टार्ट करें तो रिलेवेंस मिलेगा मुझे, और तब मैं आपको कोई इंटरेस्टिंग केस बताऊंगी कि क्या हुआ था एनडीटीवी और टेस्ला के। पता है ना टेस्ला कौन ये करता है, तो इलॉन मस्क, तो उनके बीच में क्या चल रहा था, वो सारी स्टोरी, ठीक है। मेजॉरिटी शेयर वो खुद के पास रखते हैं, एग्जैक्टली। तो जब भी आप देखोगे कि हाँ मतलब ये कंपनी एक्वायर हो गई, वो कंपनी एक्वायर हो गई, तो ये प्रमोटर का काफी सारा स्टेक ये किसी और के पास चला जाता है। तो ये सारी चीजें आप बाद में देखोगे। चलो अभी और एक चीज हम लोग बेसिक्स में पढ़ने वाले हैं जो आपने पहले पढ़ी है आई एम श्योर, बट जैसे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के कैलकुलेशन में कंफ्यूजन था, वैसे ही इसके भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आई एम श्योर कुछ ना कुछ आपको कंफ्यूजन रहेगा। चलो आ जाओ। कितने लेक्चर्स है टोटल? अराउंड 120 मान लो, 120 मिनिमम। मुझे बोलो कंपनीज एक्ट में कंपनी के टाइप्स कितने हैं? कितने टाइप्स है कंपनीज एक्ट में कंपनी के? मैम एक तो होता है प्राइवेट कंपनी और दूसरा होता है पब्लिक कंपनी, ठीक है। एक होता है मैम प्राइवेट कंपनी और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पब्लिक कंपनी। एक होता है प्राइवेट कंपनी और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। ऑलराइट, तो यहाँ पे मुझे बोलो ये जो प्राइवेट कंपनी और ये जो पब्लिक कंपनी है, इनमें डिफरेंस क्या है और डेफिनेशंस क्या है? तो चलो सबसे पहले हम लोग ना पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन सुनते हैं। किसी को पता है पब्लिक कंपनी को कंपनीज एक्ट ने कैसे डिफाइन किया? बहुत ही फनी वे में डिफाइन किया है। कोई मुझे बता सकता है कैसे डिफाइन किया है पब्लिक कंपनी को? बहुत फनी है, बहुत फनी है, बोलो ना। तो मैं बताती हूँ पब्लिक कंपनी को ऐसे डिफाइन किया है, पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। क्या डेफिनेशन दिया है? मतलब पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अभी प्लीज स्लो क्लैप, मेरे लिए नहीं, कंपनीज एक्ट के लिए है ना। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मैम क्या एक्चुअल में ये डेफिनेशन है? यस, आपने शायद फाउंडेशन में पढ़ा भी होगा, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, विच इज not a private company, ठीक है, which is not a private company. Then what is private company? मैम प्राइवेट कंपनी फिर वो कंपनी है जो पब्लिक कंपनी नहीं है। प्राइवेट कंपनी इज द कंपनी which is not a public company। बात खत्म, इतना सिंपल कंपनीज एक्ट है। नहीं 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 नहीं, प्राइवेट कंपनी को उन्होंने ऐसे डिफाइन नहीं किया है। प्राइवेट कंपनी को उन्होंने अच्छे से डिफाइन किया है ताकि पता चले कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, और अगर फिर प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में तुम नहीं बैठते हो तो तुम हो जाओगे पब्लिक कंपनी, ठीक है। अभी बताओगे मुझे प्राइवेट कंपनी का क्या डेफिनेशन है? सो प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में उन्होंने 3 रेस्ट्रिक्शंस डाले, कंपनी में 3 रेस्ट्रिक्शंस डाले। सो प्राइवेट कंपनी हैज 3 रेस्ट्रिक्शंस in AOA, Articles of Association. Now मैम what is AOA? तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र करो, मैं आगे जाके आपको मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। मैं एक्चुअल में कंपनीज का आपको ये दिखाऊंगी, ठीक है।
अभी देखो 3 रेस्ट्रिक्शंस है एओए में। अगेन प्राइवेट कंपनी को कैसे डिफाइन किया कि उनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उन्होंने 3 रेस्ट्रिक्शंस डाले हैं। मैम कौन से 3 रेस्ट्रिक्शंस? तो यहाँ पे एरो करके आपको लिखना है, बट मैं नेक्स्ट पेज दे रही हूँ, नीचे एरो करके आपको लिखना है। ऑलराइट, आ जाओ। तो फर्स्ट, शेयर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, शेयर्स नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। पहला रेस्ट्रिक्शन क्या है? तो शेयर्स नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, मतलब प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं हो सकते हैं। ये हमारा पहला रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, मैं एक एक को काफी गहराई में लेके जाने वाली हूँ, एक एक रेस्ट्रिक्शन को। थोड़ा सा सब्र करो, पहले हम क्या करते हैं, तीनों रेस्ट्रिक्शंस लिख लेते हैं, है ना। फिर सेकेंड, इन्विटेशन टू पब्लिक इज नॉट अलाउड, invitation to public is not allowed. And what is third? Shares not freely transferable, invitation to public is not allowed. और थर्ड है मैम, जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है ना, मैक्सिमम वो 200 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी में टोटल नंबर्स पे रेस्ट्रिक्शन है कि मैक्सिमम मेंबर्स ये 200 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। सो मेंबर्स कैन नॉट एक्सीड 200। ठीक है, मेंबर्स कैन नॉट एक्सीड 200। और ये 3 रेस्ट्रिक्शंस अगर किसी भी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डाला हुआ है तो उसको हम लोग कहेंगे प्राइवेट कंपनी। और अगर ये तीनों में से कोई भी एओए में रेस्ट्रिक्शंस नहीं डाले हैं तो वो बन जाएगी पब्लिक कंपनी। चलो अभी एक एक पे डिस्कस करते हैं। शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, ये पहला रेस्ट्रिक्शंस। अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा आपसे कुछ बातें करती हैं। देखो हमारी जो कंपनी थी ना, कौन सी थी? सीए चाय वाला। क्या था? सीए चाय वाला। ठीक है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। अज्यूम करो ये कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी है। किसकी कंपनी है? दुर्गेश भाई की, अपने दुर्गेश भाई की। मैम यार भाई मत बुलाओ, मुझे बाकी लड़कियां भी भाई बुलाने लगेगी, प्लीज आप ऐसे भाई मत बुलाओ, है ना। कोई बात नहीं, चलो दुर्गेश भाई आपकी ये सीए चाय वाला कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। अभी वो अच्छे से ये कंपनी चला रहे, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। बट बीच में ना बहुत सारे लोग आने लगे, कस्टमर्स आने लगे, तो ये दुर्गेश भैया थोड़े थोड़े ऐसे डिस्ट्रैक्ट होने लगे। मान लो पास में ही कॉलेज था, तो कॉलेज से बहुत सारा क्राउड आता था चाय पीने, तो ये दुर्गेश भैया चाय देने की जगह पे ऐसे थोड़े डिस्ट्रैक्ट होने लगे, यहाँ वहां उनकी नजर जाने लगी, चाय की क्वालिटी थोड़ी खराब होने लगी, थोड़ा सा प्रॉफिट कम होने लगा। तो अभी ये दुर्गेश भाई ने सोचा कि यार मुझसे ना मैनेज नहीं हो रहा है, मैं क्या करता हूँ, मैं ना मेरे शेयर्स किसी को ट्रांसफर कर देता हूँ। शेयर्स क्या करता हूँ? ट्रांसफर कर देता हूँ, ताकि मेरे साथ कोई और एक आ जाए इस कंपनी को मैनेज करने के लिए, मेरे साथ कोई और बंदा आ जाए और फिर हम दोनों मिलके कंपनी को मैनेज करेंगे। तो ये दुर्गेश ने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, शेयर्स को ट्रांसफर करता हूँ। ये कंपनी कौन सी है? प्राइवेट है। कंपनी कौन सी है? प्राइवेट है। अभी दुर्गेश यहाँ पे अपने शेयर्स ट्रांसफर करना चाहता है मानो दिव्या को, ठीक है, दिया को दुर्गेश शेयर्स ट्रांसफर करना चाहता है ताकि दिया उसकी पार्टनर बन सके। तो यहाँ पे मुझे बताओ, क्या ये दुर्गेश अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है क्या? दुर्गेश अपने शेयर दिया को ट्रांसफर कर सकता है क्या? Yes or no? I want all of you to answer this. Again सुनो, कंपनी प्राइवेट कंपनी है और शेयर ट्रांसफर कर रहा है दुर्गेश दिया को, ठीक है। कितने कर रहा है? मान लो चलो 20%, 30% जो भी है, शेयर ट्रांसफर कर रहा है दिया को, ताकि मैनेजमेंट में कोई और एक पर्सन आ जाए और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाए। कैन ही ट्रांसफर दिस शेयर टू दिया? कैन ही? इज इट अलाउड? इट इज अ प्राइवेट कंपनी, सीए चाय वाला नाम है, प्राइवेट कंपनी है, क्या वो कर सकता है क्या? ऑल ऑफ यू आंसर क्विकली।
सो ऑल ऑफ यू आर सेइंग नो। ओके, सबका आंसर मुझे मिल रहा है नो नो नो। तो आप सब लोग नो क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं आपने अभी बताया कि ये तो प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी में शेयर्स के ट्रांसफर इजीली नहीं होते, फ्रीली नहीं होते। बट आपने एक वर्ड पे फोकस नहीं किया, शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। फ्रीली, आपने फ्रीली पे हाईलाइट नहीं किया। लॉ का मजाक है यही, मतलब लॉ यही है। तो यहाँ पे लॉ में आपको हर वर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा, वरना पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है यार, ऐसा नहीं लिखा है कि ट्रांसफर हो ही नहीं सकते। ट्रांसफर हो सकते हैं बट फ्रीली नहीं हो सकते। समझ रहे हो मेरी बात? फ्रीली नहीं हो सकते मतलब कुछ कंडीशंस को अगर आप फॉलो करो, सारे रूल्स को फॉलो करो, तो शेयर्स ट्रांसफर प्राइवेट कंपनी में भी हो सकते हैं। बट जितना फ्रीली हम पब्लिक में करते हैं, पब्लिक में देखो ना, स्टॉक एक्सचेंज पे मैं चाहूं तो कोई भी शेयर परचेज कर सकती हूँ, कोई भी शेयर तुरंत सेल कर सकती हूँ। उतना फ्रीली हम लोग प्राइवेट में नहीं कर सकते। अभी मैंने बताऊं यहाँ पे आपने गलत आंसर क्यों दिया, नो नो क्यों बोला? क्योंकि आप ना जब भी प्रैक्टिकल चीजें पढ़ते हो या सुनते हो तो आप बहुत ध्यान नहीं देते हो। अभी मुझे बताओ कि आप सबने शार्क टैंक इंडिया देखा है? क्या आप सबने शार्क टैंक इंडिया देखा है? एक एपिसोड तो देखा ही होगा। देखा होगा ना कि ये मेरा एक्सपर्टीज नहीं है, देखा होगा ना? क्या कर रहा है यार तू, क्या कर रहा है? ऐसे बोलना चाहिए ना मुझे आपको, ऐसे बात करनी चाहिए मुझे आपको। क्या कर रहे हो यार तुम लोग यहाँ पे बैठ के, क्या कर रहे हो? और क्या होता है उसका डायलॉग, भूल गई मैं। ठीक है, शार्क टैंक इंडिया आपने देखा होगा। शार्क टैंक इंडिया में जो कंपनीज आती थी वो कौन सी कंपनीज थी? प्राइवेट कंपनीज आती थी। क्या वो कंपनीज थी? यस, कंपनीज थी। क्या वो प्राइवेट कंपनीज थी? यस, थी। वो जब भी अपना आस्क मांगते थे तो क्या बोलते थे? दैट वी आर ऑफरिंग 2% इक्विटी और वी आर ऑफरिंग 10% इक्विटी इन रिटर्न ऑफ डैश कैपिटल। मतलब कैपिटल क्या? 40 लाख कैपिटल, 50 लाख कैपिटल। सो वी आर ऑफरिंग 10% ऑफ आवर कंपनी इन रिटर्न ऑफ 50 लाख रुपीज। तो यहाँ पे वो लोग इक्विटी बांट रहे थे ना, 10% इक्विटी बांट रहे थे, 5% इक्विटी बांट रहे थे। तो मुझे बोलो फिर अगर प्राइवेट कंपनी में हम लोग शेयर ट्रांसफर ही नहीं कर सकते हैं तो शार्क टैंक में ये लोग अपनी इक्विटी कैसे बांट रहे थे? कैसे बांट रहे थे? तो इसी का मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं बट फ्रीली नहीं कर सकते। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? यस, कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। तो ये CHI वाला कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या हम ट्रांसफर करें। फिर आपको कुछ रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर आपके शेयर ट्रांसफर होंगे। तो आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं बोलोगे कि शेयर्स आर नॉट ट्रांसफरेबल। शेयर्स आर ट्रांसफरेबल बट दोज आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। एम आई क्लियर? क्या सबको क्लियर है अभी? तो आपको तुरंत यहाँ पे शार्क टैंक इमेजिन करना है कि हाँ, शार्क टैंक में तो शेयर ट्रांसफर होते थे, वो लोग कैसे इक्विटी के रिटर्न में हमको शेयर्स देते थे, है ना? गुड, वेरी गुड। देन इन्विटेशन टू पब्लिक इज नॉट अलाउड। यस, ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी है तो आप पब्लिक से पैसे नहीं ले सकते हो, आप ओपन भी नहीं ले सकते हो। आपके क्लोज मेंबर्स से आप शेयर्स के रिटर्न में पैसे ले सकते हो, क्लोज रिलेटिव्स में, बट आप ओपनली पब्लिक इन्विटेशन नहीं दे सकते हो जैसे पब्लिक कंपनीज दे सकती है। जैसे पब्लिक कंपनीज दे सकती है वैसे इजीली हम इन्विटेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, गुड। उसके बाद मेंबर्स कैन नॉट एक्सीड 200, ये तो पता है। चलो, मैक्सिमम मेंबर्स 200। अभी मेंबर्स की बात हो रही है ना, तो जल्दी से हम और एक चीज कवर कर लेते हैं। आ जाओ। चलो, ये है मेरे पास प्राइवेट कंपनी। मैम अभी तक आपने 1% कंपनी का बारे में बताया नहीं। 1% कंपनी ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है जो हमेशा मतलब हर 2 अटेम्प्ट बाद एग्जाम में आता ही आता है, इतना फेवरेट है। तो 1% कंपनी को हमको बहुत अच्छे से प्रॉपरली पढ़ना है। जब हम पूरा सेक्शन स्टार्ट करेंगे तब 1% कंपनी को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोग एक फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल देंगे कि कैसे वो 1% कंपनी बनी थी फॉर सम टाइम वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अच्छा ये देखो, हाँ इस पे आएंगे हम दुर्गेश, थोड़ा सा सब्र करो यार। देखो, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। अभी बात करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स, मिनिमम मेंबर्स, सॉरी नॉट शेयर्स, मिनिमम मेंबर्स प्राइवेट में कितने चाहिए होते हैं और पब्लिक में कितने चाहिए होते हैं, बताओ ना। ये भी आपने सब पढ़ा है फाउंडेशन में। वी आर जस्ट रिवाइजिंग एंड ट्राइंग टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स।
हम और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट। तो मुझे बोलो मिनिमम मेंबर्स कितने हैं प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में? मैम मिनिमम कितने हैं, मिनिमम कितने हैं और मैक्सिमम कितने हैं फॉर प्राइवेट कंपनी? पढ़ा है ना, याद करो याद करो। प्राइवेट इज 2, मिनिमम प्राइवेट इज 2, ओके। मिनिमम मेंबर्स प्राइवेट इज 2 और मैक्सिमम कितना है प्राइवेट के लिए? बोलो बोलो बोलो, मैक्सिमम कितना है? मैम मैक्सिमम इज 200। अभी अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा ना, क्या पढ़ा डेफिनेशन में कि मैक्सिमम मेंबर्स के 200 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। क्या पढ़ा हमने, ये पढ़ा ना? कितने हो सकते हैं? 200 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। वेरी गुड। और मेंबर्स कितने? 7। मैम पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर्स 7 लगते हैं तो ही हम कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। और मैक्सिमम है क्या कुछ? क्या पब्लिक कंपनी के लिए भी मैक्सिमम कुछ है? नो, देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट, नो लिमिट, नो लिमिट फॉर पब्लिक कंपनी। अच्छा मुझे डायरेक्टर्स बताओ, क्या आपको डायरेक्टर्स याद है? मिनिमम और मैक्सिमम, मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में? मैक्सिमम कितने हो सकते हैं डायरेक्टर्स? अच्छा मैक्सिमम ना मैम दोनों में 15 हो सकते हैं, दोनों में 15 हो सकते हैं। बट यहाँ पे भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है तो आप बढ़ा सकते हो वगैरह वगैरह, वो सब हम एक्चुअल एक्ट में पढ़ेंगे। मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं दोनों में? 15। प्राइवेट कंपनी में भी मैक्सिमम 15, पब्लिक कंपनी में भी मैक्सिमम 15, है ना? ठीक है, चलो इतना लिख लोगे, इतना लिख लोगे सब लोग, नोट्स में इतना लिख लेंगे। मिनिमम नहीं लिखा ना हमने, हाँ मिनिमम 2 and 3, हाँ लिख लो इतना एंड देन वी विल गो अहेड। ओके, वो पहले का भी लिखो। वो लिखा आपने प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन, या वापस वो पेज ओपन करूं, वो लिखा ना? याद रखो कि क्लास में मैं जब भी आपको बोलूंगी ये लिखो वो लिखो तो ये लिखते जाओ। आपकी हैंड रिटन नोट्स हम क्लास में ही रेडी करेंगे जो रिविजन के टाइम आपको बहुत काम आएगी। तो सेक्शन, हम लोग जब सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो सेक्शन का नाम अलग पेन से अच्छे से प्रॉपर रेड पेन या ग्रीन पेन से हेडिंग, फिर प्रॉपरली अंदर का प्रोविजन अलग पेन से, ऐसे आपको अच्छे से आपका बुक कलरफुल बनाना है ताकि रिविजन करते वक्त आपको वो बहुत मजा आए और समझे कि अरे हाँ ये सब पढ़ा था। वहां पे फ्रीली ट्रांसफरेबल के यहाँ पे ब्रैकेट में क्या करोगे? शार्प टाइम, तो आपको याद आएगा कि हाँ उस क्लास में मैम ने ये बताया था, तो वहां पे ब्रैकेट में लिख लेना शार्प टाइम एंड टेल मी वंस यू आर डन राइटिंग सो आई कैन गो अहेड। ओके, oh it's your first lecture, I'm so glad. Durgesh, this is paid batch, okay? So today I'm teaching on YouTube, but from 5th September I'll be teaching on app. So I hope you know that. Done? All of you लिख लिया सबने? गुड, चलो अभी थोड़े से और बेसिक्स आपके क्लियर करते हैं, है ना? मुझे बताओ किस किस को पता है कि आरओसी क्या होता है? आरओसी क्या होता है, किस किस को पता है?
वैसे मैम पता तो है, आपने बोला था कि आरओसी मतलब ये कंपनीज एक्ट की, कंपनीज की गर्लफ्रेंड है जिसको सब कुछ इन्फॉर्म करना पड़ता है, जिससे हर चीज की परमिशन लेनी पड़ती है ना, हर चीज की परमिशन लेनी पड़ती है, सब कुछ बता के जाना पड़ता है। सो आरओसी इज लाइक गर्लफ्रेंड। बट एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली आरओसी क्या है, तो देखते हैं। तो देखो सबसे ऊपर कौन आता है, मुझे बोलो सबसे ऊपर कौन आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे ऊपर आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सबसे ज्यादा ऊपर कौन है पावर वाइज, सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी मुझे बोलो अगर सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट ही हैंडल करे तो कितना लोड हो जाएगा। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना टाइम है कि सारा काम वही करे, तो नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनाई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग बहुत सारी मिनिस्ट्रीज बनाई। उसमें से एक मिनिस्ट्री उन्होंने कौन सी बनाई, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आज का आपका और एक होमवर्क, एमसीए की वेबसाइट आपको विजिट करना है, ठीक है। गूगल पे देखो एमसीए की वेबसाइट आपको मिल जाएगी, वो आपको विजिट करना है। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनाई। उसमें से एक थी मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसके बाद उन्होंने कुछ रीजनल डायरेक्टर्स आरडीज बनाई। ऐसे टोटल कितने आरडीज है पता है, 7 आरडी। तो यहाँ पे एमसीए के अंडर आ जाते हैं आरडीज, तो 7 आरडी, और 7 आरडी के अंडर है आरओसीज। तो टोटल हमारे इंडिया में कितने आरओसी है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, कितने हैं टोटल रजिस्ट्रार। इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको आरओसी के पास जाना पड़ता है। इनकॉर्पोरेशन कौन करता है, आरओसी। कभी भी कोई फाइलिंग होती है तो वो फाइलिंग करने आरओसी के पास जाना पड़ता है। आपने सुना होगा कि कंपनी सेक्रेटरी काफी बार ऐसे रिटर्न फाइलिंग करते हैं कंपनीज का, बहुत सारी अलग अलग प्रोविजंस रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती है। तो ये सारे जो फाइलिंग होते हैं वो आरओसी के पास होते हैं। तो ऐसे इंडिया में ऑब्वियसली एक आरओसी तो इनफ नहीं है, कितने सारे कंपनीज है कंट्री में हमारे, कितने सारे हैं। तो एक आरओसी अगर सारी कंपनीज का सब कुछ देखे तो कितना ओवरलोड हो जाएगा उन आरओसी के पास, राइट। और इसीलिए अलग अलग आरओसी बनाई गई। हर स्टेट में एक्चुअली एक आरओसी बनाई गई, बट ऐसे कुछ स्टेट्स है जहां पे एक ही स्टेट में 2 आरओसी है। क्यों मैम, क्योंकि मान लो कि उस स्टेट में लोड ज्यादा है, उस स्टेट में कंपनी ज्यादा है। तो जैसे महाराष्ट्र में 2 आरओसी है, एक मुंबई में है और एक पुणे में है। तो ऐसे हमारे इंडिया में करीब करीब मान लो 25 आरओसी है। वैसे ये नंबर चेंज होता रहता है, हाँ ये नंबर चेंज होता रहता है, बट अराउंड समझ लो कि 25 आरओसी है जो क्या करती है, ये सारे कंपनीज का देखती है, ठीक है। समझ में आ गया। तो जब भी मैं बोलूंगी कि आरओसी तो आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए ये आरओसी है क्या इनका एक्चुअल में कोई ऑफिस होता है। तो ऐसे हर स्टेट में एक आरओसी होता है और कुछ स्टेट्स में एक ही स्टेट में 2 आरओसी है। यस, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। मैम बैच कब तक ओवर होगा, दुर्गेश दिसंबर एंड तक बैच खत्म हो जाएगा, दिसंबर एंड तक, ठीक है। सो ये है 25 आरओसी। उसके बाद मुझे आपको और एक चीज बतानी थी, आपने एनसीएलटी सुना है कभी। ये तो हमारा आरओसी का डिस्कशन हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया। अभी आपका होमवर्क क्या है, एमसीए के वेबसाइट पे आपको जाना है और चेक करना है कि आपको ये एड्रेसेस दिखते हैं क्या, कि कहाँ पे आप जिस स्टेट से हो, मान लो आप अगर तमिलनाडु से हो या मान लो आप कर्नाटक से हो, राजस्थान से हो, तो आपके स्टेट में कौन से सिटी में आरओसी है ये आपको ढूंढ के लाना है। ये आपका होमवर्क है। कहाँ से ढूंढोगे, एमसीए की वेबसाइट पे आपको जाना है। दिस इज योर होमवर्क। आफ्टर क्लास एमसीए की वेबसाइट विजिट करना है और आपके स्टेट में कहाँ पे आरओसी है ये आपको चेक करना है, ठीक है। गुड। अभी मुझे बोलो कि आपने एनसीएलटी सुना है कभी। एनसीएलटी क्या होता है, एनसीएलटी क्या होता है, एनसीएलटी क्या कभी सुना है एनसीएलटी के बारे में, कोई मुझे बता सकता है इसका फुल फॉर्म, बता सकता है क्या होता है ये सारे वर्ड्स आपको आने वाला है पढ़ते वक्त, तो पहले से थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाए ना, तो आपको ऐसे लगेगा नहीं कि यार हम तो बस थियोरटिकली पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली हमको पता ही नहीं है। एंड दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस होमवर्क टू चेक एक्चुअल वेबसाइट। तो आपको पता चलेगा अरे हाँ ये चीज मैंने वहां पे पढ़ी थी, तो अपने आप बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये लॉ सब्जेक्ट। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल क्या होता है ये ट्रिब्यूनल, वैसे दिया, डू यू नो ट्रिब्यूनल क्या होता है। जैसे मान लो काफी सदियों पहले हमारे इस भारत देश में, हमारे कंट्री में सिर्फ एक ही कोर्ट हुआ करता था,
एक ही कोर्ट हुआ करता था। मतलब किसी भी चीज का अगर झगड़ा होता है ना, जैसे मान लो कि पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया और उनका झगड़ा चल रहा है और अभी तलाक लेने की बारी आ गई, डिवोर्स लेना है, तो भी वही कोर्ट। किसी ने किसी को मारा, कुछ मर्डर हो गया, तो भी वही कोर्ट। किसी ने किसी के पैसे लूटे, कुछ हो गया, तो भी वही कोर्ट। मतलब किसी भी टाइप का क्राइम हो, आपको उसी कोर्ट में जाना पड़ता था, किसी भी टाइप का हो, वो फैमिली मैटर हो, वो सिविल मैटर हो, वो क्राइम मैटर हो, हमेशा किसके पास जाना पड़ता था? उसी कोर्ट में जाना पड़ता था। और अभी एक ही कोर्ट जब इतने अलग अलग टाइप के क्राइम हैंडल करने लगा, इतने अलग अलग टाइप के एरियाज हैंडल करने लगा, तो ऑब्वियसली उस कोर्ट के पास इतना ओवरलोड हो गया कि तारीख पे तारीख आने लगी। वो तो वैसे अभी भी आती है, बट दैट इज अ डिफरेंट इशू। ओके, तो यहाँ पे फिर क्या किया गया कि इन कोर्ट्स को अलग अलग इसमें डिवाइड किया गया। जैसे मान लो कि डिवोर्स वगैरह होता है, कुछ फैमिली मैटर है, तो आपको पता होगा फैमिली कोर्ट्स अलग होते हैं, सिविल कोर्ट्स अलग होते हैं। या आपने देखा होगा कि कभी कभी सपोज कहीं से पैसे लोन लिया बहुत सारा और लोन रीपे नहीं किया, तो फिर वो लोन लेके भाग जाते हैं। जैसे हमने देखा हमारे माल्या जी है ना, लोन लेके भाग गए, तो ऐसे जो मैटर होते हैं वो डीआरटी के पास जाते हैं, जिसे कहा जाता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डीआरटी के पास ऐसे मैटर जाते हैं कि लोन लिया और भाग गए, तो अभी पैसे की रिकवरी करनी है। तो बेसिकली इन कोर्ट्स को अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया गया। तो ऐसा ही एक एरिया है एनसीएलटी, जो अलग अलग ट्रिब्यूनल्स भी बनाए गए। तो एनसीएलटी में कंपनीज एक्ट में कुछ भी होता है, कंपनीज एक्ट का कोई भी मैटर है, तो वो कोर्ट में जाने के जगह पे पहले एनसीएलटी के पास जाता है। सो दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। हाँ निशु, यस, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। समझ रहे हो मेरी बात? आ गया समझ में? यस और नो? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? सो व्हाट इज एनसीएलटी? तो कंपनीज एक्ट का मैम अगर कोई भी मैटर है तो क्या एनसीएलटी के पास जाएगा? यस। तो कंपनीज एक्ट का अगर कोई भी मैटर है तो वो चला जाएगा एनसीएलटी के पास। समझा क्या? दुर्गेश बताऊंगी मैं, थोड़ा सा रुक जाओ इसके लिए, क्योंकि बेंचर्स पे अभी तक हम लोग आए नहीं है। बताऊंगी मैं ये, सबर करो, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, थोड़ा सा सबर करो, है ना। ये समझा कि एनसीएलटी क्या होता है। तो आज के बाद अगर मैं कभी भी बोलती हूँ कि आरओसी, एनसीएलटी, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सो यू शुड नो व्हाट इज दिस। आई वांट यू ऑल टू नोट दिस। ये एनसीएलटी आप आपके लैंग्वेज में लिखो, आपके लैंग्वेज में जो भी आपको समझ में आया वो लिख लो। और कभी कभी ना जब आप आपके लैंग्वेज में या एग्जाम्पल लिखते हो या हिंदी में कुछ लिखते हो, तो यू नो ऐसा ही कुछ तो बनाओ उसको बॉक्स वगैरह और लिखो। वो पढ़ने से आपको और क्लैरिटी आती है, क्योंकि क्लास में क्या हुआ था वो रिकॉल हो जाता है। तो जो मैं बात कर रही हूँ वैसे एग्जाम्पल्स आप बॉक्स में लिखा करो। लिख लिया? लिख लिया? 7 आरडी, रीजनल डायरेक्टर्स बोलते हैं उसको। तो एमसीए के अंडर पहले आरडीज होती है, आरडी, और उसके अंडर फिर आरओसीज होती है। ठीक है, डन। डन। कैन आई गो अहेड? यस, परफेक्ट, ग्रेट। चलो, अभी जितने बेसिक्स मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा है ना, काफी सारे इनफ हो गए कि मैं एक्चुअल में कंपनीज एक्ट स्टार्ट करूं सेक्शन बाय सेक्शन। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, नॉट टुडे। थोड़े से बेसिक्स बाकी है जो मैं चाहती हूँ कि पहले क्लियर करूं। तो कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं, फाउंडेशन में आपने पढ़े हैं, तो एक बार रिवाइज करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो वैसे भी सब बेसिक्स ही है, तो मान लो कि फर्स्ट चैप्टर की काफी सारी चीजें ऑलरेडी हमने कवर कर ली है, बट एक बार बुक से अच्छे से पढ़ना भी उसको जरूरी है। तो कुछ कुछ चीजें हमने कवर कर ली है ना। तो अभी बहुत
ज्यादा जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा है वो फटाफट मुझे बताओगे, कंपनी के फीचर्स बताओगे। चलो बताओ। मैम यार ये क्यों पढ़ना है? कोई बात नहीं, पढ़ना है। सीए में कभी भी रिविजन करने से थकना नहीं है, रिवाइज करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, तभी जाके एग्जाम में मार्क्स आएंगे। और स्पेशली फॉर डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स, मैंने ये जो लेक्चर्स लिए ना, ये आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने फाउंडेशन में लॉ नहीं पढ़ा है, तो यहीं से आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और धीरे धीरे और हम उसे आगे लेके जाएंगे। तो आपके लिए तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोलो ना अभी फीचर्स क्या क्या है कंपनी के। मैम कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या? क्या कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है? यस, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसका क्या मतलब होता है कि कंपनी अलग, शेयर होल्डर्स सारे अलग है और डायरेक्टर्स सारे अलग है। सो बेसिकली क्या हो जाएगा कि अगर मान लो कि वो जो एमबीए चाय वाला है, एमबीए चाय वाला बाद में दुर्गेश ने वो पूरा का पूरा एमबीए चाय वाला किसी को बेच दिया, तो भी शेयर होल्डर्स अलग हो जाएंगे, बट कंपनी का एग्जिस्टेंस रहेगा, कंपनी अलग है। मुझे एक्चुअली एग्जांपल कुछ और देना था, बट दुर्गेश इन्वॉल्व है इसलिए मैंने नहीं दिया। चलो अभी और एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कोई कंपनी है, ये ना केस लॉ भी आता है। कोई कंपनी है स्टार कंपनी, स्टार कंपनी में अर्थक्वेक आ गया, कंपनी में मतलब उस सिटी में कुछ अर्थक्वेक आ गया, और उस वजह से कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे और जितने भी उस कंपनी में एक्चुअल में जो शेयर होल्डर्स थे, उसी मीटिंग चल रही थी और उसमें सब लोग मर गए, ठीक है। वो अर्थक्वेक में सब लोग मर गए। क्या कंपनी का एग्जिस्टेंस अभी भी रहेगा? इस पे केस लॉ आता है। क्या कंपनी का एग्जिस्टेंस अभी भी रहेगा? यस रहेगा, बिकॉज कंपनी इज व्हाट, इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, है ना। तो कंपनी का रहेगा, भले सारे शेयर होल्डर्स क्यों ना चले जाए, सारे डायरेक्टर्स क्यों ना चले जाए, बट कंपनी ये फिर भी रहेगी। सेपरेट लीगल एंटिटी पे 2 केस लॉज है। कोई नाम बता सकता है मुझे उसका? एक है वो, एक मैं बताऊं, एक शॉर्ट में आपको बताती हूँ, आपने फाउंडेशन में शायद पढ़ा होगा। क्या था कि एक इंसान था मैम, उसका ना शूज का बिजनेस था, फिर उसने अपना बिजनेस कंपनी को सेल किया था। फिर कंपनी को सेल करने के बाद एक दिन क्या हो गया, एक दिन कंपनी थोड़ी लॉसेस में चल रही थी, तो कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, तो कंपनी बंद होने वाली थी। तो बंद होने के बाद जो कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के जो क्रेडिटर्स थे, वो बोलने लगे कि पैसे पहले हमको मिलेंगे। और सैलमन खुद उसमें क्या था, एक सिक्योर्ड क्रेडिटर था, एक सिक्योर्ड क्रेडिटर था, और बाकी सारे क्रेडिटर्स बोलने लगे कि पैसे पहले हमको मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बाकी क्रेडिटर्स बोल रहे थे कि ये तो सैलमन की कंपनी है, क्योंकि सैलमन ने खुद ये स्टार्ट की थी, तो सैलमन को पहले पैसे नहीं मिलेंगे। बट फिर लॉ का क्या जजमेंट आया, लॉ ने जजमेंट में बताया कि नहीं, पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर को ही पैसे मिलेंगे, और सैलमन ये क्या है, अलग पर्सन है और कंपनी अलग है, इसलिए दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। ये आपने शायद पढ़ा होगा। यस, सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर और एक केस लॉ था ली फार्मिंग, याद है? ली फार्मिंग और एक केस लॉ था। जिसको याद नहीं है डोंट वरी, केस लॉज में यहाँ पे पढ़ा नहीं रही हूँ, हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में। अभी बस रेफरेंस आ गया तो मैंने बता दिया है ना, याद नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद देखो सेपरेट लीगल एंटिटी, फिर क्या था, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन, व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन? स्टार प्लस की सीरियल्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बस चलती जा रही है, चलती जा रही है, बंद ही नहीं हो रही है। ऐसी ही कंपनीज होती है जो अमर है, जो चलती जाती है और बंद ही नहीं होती है। सो बेसिकली परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या, अमर। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या, अमर। और क्या है, टू बी सू एंड टू बी सूड, टू sue and to be, मतलब क्या, क्या कंपनी चाहे तो किसी और पे केस कर सकती है? यस कर सकती है। क्या कंपनी पर कोई केस कर सकता है? यस कर सकता है। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, याद है, कि ये जो बड़े बड़े फ्रॉड्स होते हैं ये हमेशा कंपनी में क्यों होते हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे वो लोग डमी कंपनीज, शेल कंपनीज ओपन करते हैं। डमी इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट, शेल कंपनीज ओपन करते हैं, और कैसे उसमें कोई बिजनेस नहीं होता है और फ्रॉड होता है। क्यों करते हैं ऐसे कंपनीज ओपन? क्योंकि उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि कंपनी अलग है और वो अलग है, तो वो बच जाएंगे। कभी कभी
कोई ये जो शेल कंपनी बनती है ना, तो कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि एक्चुअल में उसका बेनिफिशियरी कौन है, मतलब एक्चुअल में जो बेनिफिट है वो किसको जाने वाला है वो पता भी नहीं चलता है, क्योंकि कुछ कंट्रीज में ऐसे लॉज है जहाँ पे आपको बेनिफिशियरी के बारे में डिटेल्स देना भी जरूरी नहीं है। इसीलिए आप देखते हो कि स्विट्जरलैंड या ऐसे कुछ अलग अलग आइलैंड्स है जहाँ पे कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है। तो इसीलिए क्योंकि कभी भी कंपनी पे कोई केस करेगा तो कंपनी पे करेगा, और कंपनी पे केस करने के बाद क्या मतलब हम शायद से निकल जाए, तो ये लोग इसी बेसिस पे आर्ग्यू करते हैं कि हमारा अकेले का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ये तो कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है, कंपनी में हमारे इतने सारे एम्प्लॉइज है, तो उनको एक इजी तरीका लगता है ये। और इसीलिए आप देखोगे तो जो मेजर फ्रॉड्स है वो कंपनीज में ही होते हैं, क्योंकि कंपनी पे केस होती है, ना कि कंपनी के शेयर होल्डर्स पे या डायरेक्टर्स पे। अगर कुछ हो रहा है तो कंपनी पे केस होती है। बट यहाँ पे एक बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। हमेशा सब लोग यही सोचते थे कि हाँ हम कुछ गलत काम करेंगे ना तो कंपनी को पकड़ा जाएगा, हमको नहीं पकड़ा जाएगा, हम कुछ भी करें, अरे कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है तो कंपनी को लेके जाओ, हमको मत लेके जाओ। तो इसीलिए लॉ ने एक बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट लाया, अगर आपने सुना होगा कॉर्पोरेट वेल्थ का, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। सो बेसिकली वो क्या था, तो हम हमेशा जो मानते हैं कि कंपनी अलग और शेयर होल्डर्स अलग, और इसका जो शेयर होल्डर्स गलत फायदा उठाने लगे या डायरेक्टर्स गलत फायदा उठाने लगे, सोचने लगे कि हमको कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा, कंपनी को पकड़ा जाएगा, तो लॉ ने बोला नहीं नहीं नहीं, इतने होशियार मत बनो, इतने ज्यादा होशियार मत बनो, अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तो तुमको भी अंदर किया जाएगा। ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, ये जो कंपनी और शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स इनके बीच में ये जो पर्दा डाला हुआ है, पर्दा यानी क्या, एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना गया कंपनी को, तो ये जो सपोज ये कंपनी है और ये सारे डायरेक्टर्स है, शेयर होल्डर्स है, ये हमारे, और इनके बीच में ये जो पर्दा डाला है इसको हम उठा लेंगे, इस पर्दे को हम क्या करेंगे, उठा लेंगे। सो दैट वाज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। क्या आपको ये फाउंडेशन में था? क्या कॉर्पोरेट वेल्थ के बारे में फाउंडेशन में पढ़ा था या नहीं? अगर नहीं पढ़ा था तो थोड़ा मैं और डिटेल में जाऊंगी, अगर पढ़ा था तो थोड़ा रुक जाऊंगी, फिर बाद में पढ़ाऊंगी। बोलो, क्या आपको ये था कॉर्पोरेट वेल्थ के बारे में पढ़ा है? कॉर्पोरेट वेल्थ मतलब एक पर्दा, पर्दा जो कंपनी और शेयर होल्डर्स को अलग करता है, एक पर्दा जो कंपनी और शेयर होल्डर्स को अलग करता है ना। पर्दे के पीछे क्या है, और कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि हमें देखना है पर्दे के पीछे क्या है, तो हम तो पर्दा उठा लेंगे, हमें देखना है पर्दे के पीछे क्या है तो हम तो पर्दा उठा लेंगे और हम शेयर होल्डर्स को भी अंदर करेंगे। सो दैट वाज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल्थ। था ना? वेरी गुड, पढ़ा था, गुड गुड गुड, ठीक है। फिर क्या मुझे बोलो, क्या कंपनी के पास पावर होती है, क्या कंपनी खुद से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है? क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है? यस मैम, कर सकती है। तो ये भी एक कंपनी का फीचर था, क्या था? पावर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, पावर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, पावर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, पावर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। और चलो एक लास्ट फीचर लिख लो अभी। लास्ट फीचर क्या है? पावर टू एक्वायर एंड होल्ड और डिस्पोज एनी प्रॉपर्टी। लास्ट फीचर लिख लो, पावर टू एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज एनी प्रॉपर्टी। मूवेबल और इमूवेबल दोनों भी चलता है, ठीक है। एनी प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी, इसमें मूवेबल और इमूवेबल दोनों भी आता है, ठीक है। चलो ये लिख लो, ये है आपकी कंपनी के सारे फीचर्स, है ना। अभी हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें ये फीचर्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पता होना हमें जरूरी है। क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है? यस। क्या कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है? यस। क्या कंपनी सेल कर सकती है? यस। क्या कंपनी किसी पे केस कर सकती है? यस। क्या कंपनी पे केस हो सकता है? यस। क्या कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है? हाँ है। क्या कंपनी अमर है, परपेचुअल सक्सेशन है? हाँ है ना। गुड।
चलो लिखो और फिर मुझे बताओ लिखने के बाद। डन हो गया, लिख के फटाफट। ये है हमारे कंपनी के फीचर्स। और 5 to 10 मिनट्स, नॉट 5 एक्चुअली 10, और 10 मिनट्स में आज क्लास लेने वाली हूँ और फिर हम लोग रुक जाएंगे। मुझे और थोड़े बेसिक्स आपके क्लियर करने हैं तो थोड़ा रुक जाएंगे। चलो अभी मैं थोड़ा टेस्ट करने वाली हूँ आपके नॉलेज को, आपके फाउंडेशन के नॉलेज को थोड़ा टेस्ट करने वाली हूँ। जैसे मैंने वो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल पे किया था, सिमिलर वे हम अभी कुछ करने वाले हैं। ठीक है, आर यू ऑल रेडी? ग्रेट, आ जाओ। तो चलो अभी ना मुझे ना कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन कंपनी की याद आ रही है। अभी भी मैं वापस बता रही हूँ, सेक्शंस में स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, तो ना ही मैं सेक्शन नंबर लिखूंगी और ना ही कुछ लिखूंगी। एक नॉर्मल बस मुझे कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन याद आ रही है कि कंपनी का मतलब क्या होता है। तो कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड under this act or any previous act। ठीक है, यहां तक ये डेफिनेशन है, सबको याद है। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट। ये है हमारी कंपनी की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के हिसाब से। ये है हमारी कंपनी की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे मैम ये आप क्या बता रहे हो? आपने तो बोला था अभी तक हमने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। हाँ, अभी मैं बस आपका थोड़ा नॉलेज टेस्ट कर रही हूँ। तो इस डेफिनेशन को एक्चुअल में सेक्शन 220 में डिफाइन किया है, बट अभी मैं सेक्शन नहीं पढ़ा रही हूँ। तो आई जस्ट वॉन्ट टू नो, एक कंपनी है मेरे पास, ये डेफिनेशन है कंपनी की। अभी मेरे पास एक कंपनी है, ठीक है। मुझे बोलो वो जो कंपनी है ना, ये है मैम, कौन सी है ये? मोमोज, सीए मोमोज वाला। चाय वाला हो गया, अभी मोमोज वाला, ठीक है। तो सीए मोमोज वाला ये कंपनी है, सीए मोमो वाला ये हमारी कंपनी है। ये कंपनी एक्चुअल में इनकॉर्पोरेट कब हुई थी? तो 2001 में। कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? 2001 में। अभी मुझे बोलो, अभी का जो कंपनीज एक्ट हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा कंपनीज एक्ट है? 2013। हम कौन सा कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं? 2013। तो बेसिकली ये जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है ये 2001 में हुई है। तो मुझे आपको बताना है, अच्छे से देखना वापस, कौन सी कंपनी है? सीए मोमो वाला। सीए मोमो वाला इस कंपनी का नाम है। और ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई थी? 2001 में। मतलब कंपनी का बर्थ कब हुआ था? मैंने आपको बताया था, आरओसी के पास पावर होता है, तो ये 2001 में हुआ था। और अभी हम कंपनीज एक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? 2013 पढ़ रहे हैं। तो मुझे बताओ, क्या ये हमारा सीए मोमो वाला, क्या ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी है क्या? क्या ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी है क्या? क्या ये कंपनीज एक्ट में कवर है क्या? चलो, चाहो तो वापस डेफिनेशन पढ़ो, फिर मेरा एग्जाम्पल सोचो और मुझे बताओ, क्या ये कंपनी है क्या? व्हाट डू यू थिंक, क्या ये कंपनी है? वापस डेफिनेशन पढ़ो और फिर मुझे बताओ। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस एक्ट। इज इट अ कंपनी और नो? इज इट नॉट? हाँ कंपनी है, बट यार इसमें तो अंडर दिस एक्ट बोला है ना, फिर क्यों? इसमें तो अंडर दिस एक्ट बोला है, फिर क्यों कंपनी है? मैम सिर्फ अंडर दिस एक्ट नहीं बोला है, आगे क्या बोला है? और एनी प्रीवियस एक्ट, ये भी तो बताया है यार। और एनी प्रीवियस एक्ट, तो जरूरी नहीं है कि 2013 के ही कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ हो कोई कंपनी। पहले भी अगर इनकॉर्पोरेट हुई है तो भी हम उसे कवर करेंगे। क्या बात है यार,
गुड, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। ठीक है, तो ये कंपनी है। और एनी प्रीवियस एक्ट इज मेंशन, एग्जैक्टली। तो लॉ आपको ऐसे पढ़ना है, हर चीज पे, हर वर्ड पे आपको फोकस करना है। अभी और थोड़ा नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, मुझे बोलो, क्या एप्पल, एप्पल पता है ना, एप्पल आईफोन बनाती है, आप बड़े बड़े लोगों को पता होगा। तो ये बताओ मुझे, एप्पल, क्या एप्पल कंपनी कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी है? बोलो ना, क्या एप्पल कंपनी कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी है या नहीं है? क्या एप्पल कंपनीज एक्ट के हिसाब से, एप्पल ले लो या फेसबुक ले लो, क्या वो कंपनी है या नहीं है? या टेस्ला ले लो, बोलो बोलो बोलो, है या नहीं है? बोलो जल्दी से। कंफ्यूज हो गए क्या? नहीं है, क्यों? क्योंकि वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, हमारे कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। क्या हमारे कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है एप्पल? नहीं, एप्पल तो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है ना, हमारे इस कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है ना, प्रीवियस कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है ना। अभी तक हम नॉट एज पर कंपनीज एक्ट, नो, ग्रेट। फॉरेन कंपनी क्या होता है, उसका डेफिनेशन अलग है कि प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, तो वो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। तो अभी बस इतना बताओ कि यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हुई है क्या, नहीं हुई है। दैट मीन्स एज पर कंपनीज एक्ट इट इज नॉट अ कंपनी। तो हमारे जो कंपनीज एक्ट के, फॉरेन कंपनीज डिफरेंट दिया, मैं आपको वो बताऊंगी। तो हमारे कंपनीज एक्ट के हिसाब से अभी ये कंपनी नहीं है, और इसीलिए जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस है ये भी इसको एप्लीकेबल नहीं होंगे। फॉरेन कंपनी के डिस्कशन तक अभी तक हम नहीं आए, वो हम आगे देखेंगे, है ना। ठीक है, गुड। चलो अभी और एक क्वेश्चन है मेरा, और एक क्वेश्चन है। ठीक है मैम, कितने क्वेश्चन है? और एक क्वेश्चन है। अभी मुझे बोलो, आपने काफी बार ना सुना होगा कि ऐसे भी कंपनीज के नाम होते हैं, ABC चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कंपनी, लाइक अंकिता बोरा चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी। तो वैसे ही एक कंपनी है जिसका नाम है नहीं, एक मिनट, MBA चाय वाला एंड कंपनी के लिए। चलो एक काम करती हूँ, राज एंड कंपनी। इतना सोचने के बाद मैं फाइनली आ गई राज पे, DDLJ के राज पे, राज एंड कंपनी। सिमरन को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम उन्होंने दिया है राज एंड कंपनी। मुझे बताओ, क्या इस नाम से आपको लग रहा है ये कंपनी है? क्या ये जो नाम लिखा मैंने स्क्रीन पे, क्या आपको लग रहा है ये कंपनी है कंपनीज एक्ट के हिसाब से? मैंने नहीं बताया कि ये कंपनी है या नहीं है, मैंने सिर्फ बोला कि उसका नाम है राजन कंपनी। राजन कंपनी उसका नाम है, तो मुझे बताओ क्या कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये कंपनी है या नहीं है? आप मुझे बताओ। बोलो ना, क्या ये कंपनी है या नहीं है? आपको क्या लग रहा है, क्या कंपनीज एक्ट में इसको कवर करे या नहीं करे? व्हाट डू यू थिंक? राहुल नाम तो सुना होगा, ये देखो कहाँ कहाँ चले गए आप। मैं क्या पूछ रही हूँ, क्वेश्चन का आंसर दो यहाँ पे, बोलो ना। राजन कंपनी, क्या ये कंपनी है कंपनीज एक्ट के हिसाब से? ओके, तो मैं बता देती हूँ, नो, दिस इज नॉट कंपनी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, वी कैन डिटरमाइन दिस इज नॉट अ कंपनी, बिकॉज कंपनी के आगे हमेशा जब भी कोई कंपनी का नाम लिखते हैं तो आगे लिमिटेड लिखते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लिखते हैं, और पब्लिक कंपनी है तो आगे सिर्फ लिमिटेड आता है। क्या यहाँ पे लिमिटेड आया? नहीं, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ कंपनी। बस उन्होंने नाम रख दिया राजन कंपनी। हो सकता है कि वो पार्टनरशिप फर्म हो या कुछ अलग उनका फर्म हो, प्रोप्राइटरी हो, पार्टनरशिप हो, तो ये डेफिनेटली कंपनी तो नहीं है। या फिर मैं मान लू राजन सिमरन कंपनी, राज सिमरन एंड कंपनी, तो यहाँ पे सिर्फ कंपनी बनने से ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी नहीं होगी, बिकॉज ये पार्टनरशिप फॉर्म लग रही है, पार्टनरशिप फॉर्म होगी बट कंपनी नहीं होगी। बिकॉज जब भी कोई कंपनी होती है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, मैं बताऊं, राज
एंड कंपनी लिमिटेड, राजन कंपनी लिमिटेड। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो कैसे लिखते हैं, राजन प्राइवेट लिमिटेड। सो दिस इज पब्लिक कंपनी एंड दिस इज प्राइवेट कंपनी। ठीक है, समझा? तो बहुत बार आप सुनते हो ना कि एबीसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, XYZ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड कंपनी, दैट डज नॉट मीन कि वो प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, जब तक लिमिटेड नहीं लगा रहा इसका मतलब वो कंपनी नहीं है। ऑलराइट, समझा? क्लियर हो गया? आज याद रहेगा? पक्का पक्का याद रहेगा? ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है स्क्रीन में? आ तो रहा है ना? क्यों नहीं आ रहा है? आ तो रहा है, राइट? कुछ नहीं लिखा है यार, ये तो सिंपल है ना, राजन कंपनी लिमिटेड पब्लिक, राजन प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट, दैट्स इट। कुछ नहीं लिखा है, मैंने बस आपको एक बेसिक समझाया कि कैसे आप पहचानोगे कि ये कंपनी है या नहीं है। अगर आपको कोई नाम दिया जाता है तो आप कैसे पहचानोगे। ठीक है, अच्छा अब ओके है, गुड। चलो देन, आई थिंक मुझे जितने बेसिक्स क्लियर करना जरूरी था बिफोर वी स्टार्ट, हमने क्लियर कर लिए। अभी मैं थोड़ा सा सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। जो हमारी नॉर्मल बैच स्टार्ट हो जाएगी उसमें हम कैसे पढ़ेंगे, है ना। ये देखो, ये जो हमारा बुक 1 है, इसमें ये आप प्रिलिमिनरी चैप्टर देख सकते हो मेरे बुक में, पेज नंबर 1 प्रिलिमिनरी चैप्टर। फिर हमारा है इनकॉर्पोरेशन, फिर हमें पढ़ना है प्रोस्पेक्टस के बारे में, फिर हमें कैपिटल और डिबेंचर्स, जो आपका क्वेश्चन था ना दुर्गेश, वो हम लोग अब पढ़ेंगे। डिबेंचर्स जब पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर डिपॉजिट, फिर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फिर डिविडेंड, फिर ऑडिट एंड ऑडिटर्स, की आपका बहुत फेवरेट रहेगा। और फिर हमको इसमें एक LLP एक्ट भी पढ़ना है। और ये सब होने के बाद फिर हम अदर लॉस पे जाएंगे। तो ये जो आपका चैप्टर है ये हम स्टार्ट करेंगे कब से, 5 सितंबर से। 5 सितंबर से हम लोग ये वाला फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो यूट्यूब पे नहीं होने वाला, ऐप पे होने वाला है। तो अगर आप में से कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो आप ले लो, ताकि इतने दिनों में आपको फिर बुक्स मिल जाएगी, आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा और आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड रहोगे कि आपकी लॉ की जर्नी आप मेरे साथ स्टार्ट करो। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर 1 है, आप देख सकते हो कि इसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा इतनी मतलब बहुत प्रॉपर समराइज बुक बनाई हुई है कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और साइड साइड में मैंने ये जो दिया है ना, आप इमेजेस देख सकते हो, तो ये इमेजेस भी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे याद रखने में। ये जो मैंने कंपनीज वगैरह दिए हुए हैं, तो इस सब से आपको तुरंत एग्जाम्पल्स के साथ सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी अब हमारा जो चैप्टर 1 है, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम 5। टाइम सिमिलर होने वाला है, बट क्लासेस ऐप पे होने वाली है। तो अगर कुछ बैच रिलेटेड पूछना है तो आप BB वर्चुअल्स के कॉल सेंटर पे पूछो, या फिर मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। रीच आउट टू मी ऑन माई लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, आई वुड बी हैप्पी टू टेल यू। और 5 सितंबर से पहले एक बार मैं शायद यूट्यूब लाइव प्लान करूंगी कि आपके थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो होंगे बैच रिलेटेड उसको मैं आंसर करूं, थोड़ा सा बताऊं कि हमारा कैसा तरीका रहेगा। तो आई माइट प्लान 1 यूट्यूब लाइव बिफोर 5, बट जो हमारा अभी पढ़ाई स्टार्ट होगी, जो हम ये प्रॉपर बुक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो हम 5 से स्टार्ट करेंगे। तो आई सी यू ऑल ऑन 5th। दिया ऑलरेडी अभी ना बुक्स आपको एक मान लो कि एक 5 to 6 डेज में मिल जाएगी। तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको डेफिनेटली मिल जाएगी बुक्स। ठीक है, यस। चलो, और फिर मैंने जैसे बोला था कि हमको क्वेश्चन बैंक भी करना है। आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में मैंने दिखाया था, क्वेश्चन बैंक का भी बुक आपको मिलेगा। तो एक रेगुलर बुक और एक क्वेश्चन बैंक का, तो हम लोग वो स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली पढ़ना। तो रोज शायद हम एक क्वेश्चन राइटिंग में करने का ट्राई करेंगे, कि हम लोग क्लासेस में थोड़ा थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस हमेशा करते रहे। सो आई सी यू ऑल ऑन 5th। चलो मिलते हैं, बाय बाय। अगर आपको लेक्चर में मजा आया, अच्छा लगा, तो प्लीज कमेंट्स में बताओ। एंड आई विल सी यू ऑल। आई एम सुपर एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस विथ यू।
और हमेशा से जो भी आपको कुछ लगे तो प्लीज मुझे बताओ, डाउट्स पूछो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और आपके जो भी क्वेरीज है उसको आंसर तुरंत करूंगी। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट, बाय।